आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर का दिन समस्त भारतवर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारे भारत की संविधान सभा ने हिंदी को एक मत से राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आह्वान पर सन 1953 से 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ और राज्यों के बीच में परस्पर व्यवहार की भाषा और राज्यों की राजभाषा भी हिंदी ही होगी। और संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी का प्रचार प्रसार करना संघ का दायित्व होगा। तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 351 से लेकर के 352 तक हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्थापित करने की संवैधानिक व्यवस्था है। इस क्रम में 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 बना। 1976 में राजभाषा नियम पारित करके लागू किए गए और उन नियमों के आधार पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों का वर्गीकरण किया गया, हिंदी भाषी, अहिंदी भाषी इत्यादि इत्यादि। तो हमारे संविधान में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे हमें हिंदी में कार्य करने के लिए बाधित किया जाए, लेकिन फिर भी हम अपना कामकाज हिंदी में नहीं कर पा रहे हैं। उसके क्या कारण हैं? मुख्य कारण तो यही है कि हमारा हिंदी में रुचि रुझान नहीं है। हम हिंदी में कार्य करना गिलानी की बात समझते हैं। इसके विपरीतावस्था में अंग्रेजी में कार्य करना हम गर्व की बात समझते हैं। हमें यह भ्रम हो गया है कि यदि हम अंग्रेजी में कार्य करेंगे तो हम कुलीन कहलाएंगे, संभ्रांत कहलाएंगे। इसके विपरीतावस्था में यदि हम हिंदी में कार्य करेंगे तो हम गंवार कहलाएंगे, हम दकियानुसी विचारों के कहलाएंगे। परंतु वास्तविकता यह नहीं है। हिंदी में कार्य करना गलानी की बात नहीं है, गर्व की बात है। हम जिस अंग्रेजी की वकालत करते हैं, जिस अंग्रेजी के हम पक्षधर हैं, आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि भारतवर्ष में उसे केवल 2% लोग ही समझ पाते हैं। 98% लोग अंग्रेजी भाषा न बोल पाते हैं, न लिख पाते हैं, न समझ पाते हैं। केवल 2% लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके विपरीतावस्था में हिंदी को देश की जनता जनार्दन आसानी से समझ सकती है, लिख सकती है, पढ़ सकती है। तो निर्णय अब हमें करना है कि हमें जनता जनार्दन की भाषा से जुड़ना है या केवल 2% लोगों की भाषा से जुड़ना है। हमें भ्रम ये हो गया है कि हिंदी देश को
जोड़ने वाली एक लिंक भाषा है, एक कड़ी है, और यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिस भाषा को देश की 98% जनता न बोल सकती है, न लिख सकती है, न समझ सकती है, वह देश की लिंक भाषा कैसे हो सकती है? वह देश को जोड़ने वाली कड़ी कैसे हो सकती है? देश को जोड़ने वाली कड़ी तो जन जन की भाषा हो सकती है, और वह जन जन की भाषा है हिंदी। हमें हमारे विदेशी संबंधों के संबंध में भी यही गलतफहमी हो गई है, यही भ्रम हो गया है कि यदि हमें विश्व से जुड़े रहना है तो हमें अंग्रेजी का सहारा लेना होगा। अंग्रेजी के बिना हम विश्व के अन्य देशों से जुड़ नहीं सकते। यह भी हमारा भ्रम है। विश्व में अंग्रेजी केवल अमेरिका और इंग्लैंड में ही बोली जाती है। एक आध देश कोई और भी हो सकता है। शेष विश्व के जितने भी देश हैं वे सभी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। हां, किसी समय जब अंग्रेजों के पराधीन थे तब विवशतावश उन्हें अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। जैसे जैसे ये देश स्वतंत्र होते गए, सबसे पहला कार्य इन्होंने क्या किया? अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में इन्होंने क्रियान्वित किया। परिणाम स्वरूप इन देशों में 100% कार्य इनकी अपनी मातृभाषा में ही होता है। अब आप देखें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान सबसे आगे है, लेकिन जापान में कोई भी कार्य अंग्रेजी में नहीं होता। जापान में सारा कार्य उनकी मातृभाषा जापानी में होता है। मेडिसिन में रूस सबसे आगे है, लेकिन रूस में कोई भी कार्य अंग्रेजी में नहीं होता। रूस में सारा कार्य रशियन भाषा में होता है। होम्योपैथी में जर्मनी सबसे आगे है, लेकिन जर्मनी में कोई भी कार्य अंग्रेजी में नहीं होता। वहां सारा सरकारी कार्य केवल उनकी जर्मन भाषा में होता है। आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में और वैमानिक विज्ञान में फ्रांस सबसे आगे है। अभी फ्रांस ने भारत को राफेल विमान दिए हैं। तो जापान ऑटोमोबाइल में बहुत आगे है, फ्रांस वैमानिक विज्ञान में बहुत आगे है, लेकिन फ्रांस में सारा कार्य फ्रेंच भाषा में होता है। शायद ही विश्व का कोई स्वतंत्र देश ऐसा होगा जहां उनकी मातृभाषा में सरकारी कार्य न होता हो। केवल और केवल भारत ही एक ऐसा स्वतंत्र देश है जो स्वतंत्रता के 70 वर्ष पश्चात भी अभी तक अपना सरकारी कार्य विदेशी भाषा में कर रहा है। विश्व के अन्य किसी भी स्वतंत्र देश में आप चले जाइए, वहां पर सरकारी कार्य उनकी अपनी मातृभाषा में होता है। और विडंबना देखिए, हमारे देश के अंदर, स्वतंत्र देश के अंदर हिंदी में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व में कोई भी ऐसा स्वतंत्र देश नहीं है जहां अपनी मातृभाषा में काम करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हों, पखवाड़े मनाए जाते हों, हिंदी दिवस, राष्ट्रभाषा दिवस मनाए जाते हों। यह केवल और केवल भारतवर्ष में होता है। कितनी लज्जा की बात है, कितनी गलानी की बात है, कितनी शर्म की बात है कि हम अपने देश में अपनी भाषा में कार्य करने के लिए भी पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमें गलतफहमी ये हो गई है
कि जब तक हम अंग्रेजी में काम नहीं करेंगे हमारा विकास नहीं हो सकता। हम विश्व के मानचित्र पर नहीं आ सकते। तो मेरा प्रश्न ये है कि विदेशी देश जो अपनी मातृभाषा में कार्य करते हैं, क्या वे विश्व के मानचित्र पर नहीं आए हैं? हमने अंग्रेजी को सन 1600 ईस्वी में अंगीकार किया। आप भली भांति जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा भी पीछे के चोर दरवाजे से भारतवर्ष में घुस गई और तब से लेकर के आज तक भारत की महारानी बनी बैठी है। तो लगभग 420 वर्ष हो गए हैं हमें अंग्रेजी से जुड़े हुए। इन 420 वर्षों में हम विश्व स्तर का केवल और केवल एक ही व्यक्ति पैदा कर पाए हैं जो अंग्रेजी में निष्णात हो। उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू केवल एक ऐसी कवित्री अंग्रेजी की हुई हैं जिनको विश्व स्तर की कवित्री कहा जा सकता है। हां, नीरज चौधरी और मुलक राज आनंद भी दो भारत के अंग्रेजी लेखक हुए हैं, लेकिन उनको विश्व स्तरीय नहीं कहा जा सकता। अच्छा लेखन किया है उन दोनों ने ही, नीरज चौधरी ने भी, मुलक राज आनंद ने भी, लेकिन विश्व स्तर का लेखन नहीं किया। विश्व स्तर की कवित्री केवल सरोजिनी नायडू हुई हैं। तो 420 वर्षों में अंग्रेजी में केवल हमने एक विश्व स्तरीय कवि पैदा किया है। इसके विपरीतावस्था में हिंदुस्तान में हिंदी के अंदर, भारतीय भाषाओं के अंदर, घर घर के अंदर हमने विश्व स्तरीय कवि पैदा कर दिए। इन 420 वर्षों में हमने सुब्रमण्यम भारती पैदा किया, हमने कंबन पैदा किए, हमने अरविंद पैदा किए, हमने महादेवी वर्मा पैदा की, हमने मैथिली शरण गुप्त पैदा किए, हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पैदा किए। तो ये कोई सामान्य कवि नहीं है, ये विश्व स्तरीय कवि हैं। मैं इनका मूल्यांकन शेक्सपियर से 21 करता हूं, 19 नहीं करता हूं। लेकिन ये भारतीय कवि हैं, भारतीय भाषाओं के कवि हैं, इसलिए हमें ये सुहाते नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों पर अंग्रेजी का चश्मा चढ़ा हुआ है। हम हर एक वस्तु का, हर एक प्राणी का, हर एक व्यक्ति का मूल्यांकन अंग्रेजी के चश्मे से करते हैं। जिस दिन हम अंग्रेजी का चश्मा उतार करके भारतीयता का चश्मा पहन करके मूल्यांकन करेंगे तो उस दिन हम पाएंगे कि भारत के तो घर घर के अंदर, गांव गांव के अंदर शेक्सपियर पैदा होते हैं। क्या तुलसीदास, क्या मीराबाई, क्या सूरदास, क्या कुंभनदास, क्या नागरीदास ये शेक्सपियर से कम है? ये शेक्सपियर से बहुत उच्च कोटि के कवि हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने हमारी आंचलिक भाषाओं में लिखा है, ग्राम्य गिरा ने लिखा है, ना हम अपनी आंचलिक भाषाएं जानते हैं, ना हम अपनी राष्ट्रभाषा जानते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ नहीं पाते, इनका अध्ययन नहीं कर पाते और हमें ये गवार कवि लगते हैं। वास्तविकता यह नहीं है। ये बहुत उच्च कोटि के कवि हैं, ये जन जन के कवि हैं। तो हिंदी जन जन की भाषा है और जो जन जन की भाषा है उसका प्रचार प्रसार करना संघ का दायित्व है।
लेकिन संघ ने अभी तक क्या किया? संघ ने जो संवैधानिक प्रावधान किए उनके अनुसार हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा होगी। राजभाषा अधिनियम बना, संसदीय कार्य समिति बनी। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा कैसे दिया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हिंदी को केवल सरकारी कामकाज की भाषा मानते हैं, ये जन जन की भाषा नहीं मानते हैं। और हिंदी को जन जन की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कोई नीति भी निर्धारित नहीं की गई। जितनी भी नीतियां बनाई गई, जितने भी कार्यक्रम बनाए गए, उन सब का एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदी को सरकारी कामकाज के रूप में कैसे स्थापित किया जाए। यानी वे चाहते हैं कि आप सरकारी दफ्तर में 8 घंटे तो हिंदी में काम करें, शेष बचे हुए 16 घंटे आप अंग्रेजी में काम कर सकते हैं। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। सरकार को सरोकार मात्र इतना है कि आप 8 घंटे हिंदी में काम करें। लेकिन अभी तक सारे सरकारी प्रयासों के बावजूद वह भी संभव नहीं हो पाया है। उसका मुख्य कारण क्या है कि हम सोचते हैं कोई बिल पारित हो संसद में जिसमें कोई दंड का प्रावधान हो कि हिंदी में जो कार्य नहीं करेंगे उनके लिए अमुक दंड का प्रावधान है, तब हिंदी सरकारी कामकाज में अपना यथोचित स्थान प्राप्त कर पाएगी। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हिंदी बिल से नहीं आएगी, हिंदी दिल से आएगी। बिल तो कितने ही पास हो चुके हैं, होते ही रहते हैं, होते ही रहेंगे। अन्य अन्य कार्यों के लिए जो बिल पास हुए हैं तो क्या उनका क्रियान्वयन हो गया? बिल तो यह भी पास हुआ है कि आप सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते, दंड का प्रावधान है। तो क्या लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना बंद कर दिया? कदापि नहीं। कारण कि इच्छा शक्ति नहीं है। कोई भी कार्य बिल से नहीं होता है, दिल से होता है। हिंदी बिल से नहीं आएगी, दिल से आएगी। हिंदी कानून से नहीं आएगी, हिंदी जुनून से आएगी। जिस दिन हमें हिंदी को जन जन की भाषा के रूप में स्वीकार करने का जुनून सवार हो जाएगा, उस दिन हिंदी जन जन की भाषा बन जाएगी। हिंदी को हमने अभी जन जन की भाषा मानने की कोई इच्छा शक्ति अपने अंदर जागृति नहीं की है। हम ये मानते हैं कि हिंदी नियम से आएगी, और मेरा निवेदन ये है कि हिंदी नियम से नहीं आएगी, हिंदी नियत से आएगी। जिस दिन हमारी नियत साफ हो जाएगी, जिस दिन हमारी नियत में हिंदी आ जाएगी, उस दिन हिंदी जन जन की भाषा बन जाएगी। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, हिंदी बिल से नहीं आएगी, दिल से आएगी। हिंदी कानून से नहीं आएगी, जुनून से आएगी। हिंदी नियम से नहीं आएगी, नियत से आएगी। हमारी नियत नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि हमारा दिल करे तो हम हिंदी में चरमोत्कृष्ट तक पहुंच सकते हैं। वो एक कहावत है ना कि जहां चाहा वहां रहा। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। चेकोस्लोवाकिया के एक नागरिक भारत भ्रमण करने के लिए आए, और भारत में आने पर उन्हें मालूम हुआ कि भारतीयों की एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है जिसका नाम है गीता। तो उनके मन में गीता पढ़ने की इच्छा जागृत हुई, और गीता पढ़ने के लिए उन्होंने टूटी फूटी हिंदी सीखी। जिस व्यक्ति ने गीता पढ़ने के लिए टूटी फूटी हिंदी सीखी, वे एक हिंदी के अच्छे लेखक ही नहीं बने, हिंदी के एक अच्छे कवि ही नहीं बने, हिंदी के एक अच्छे आलोचक ही नहीं बने, हिंदी के एक अच्छे समालोचक ही नहीं बने, अपितु चेकोस्लोवाकिया की
चार्ल्स यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द इंडोलॉजी डिपार्टमेंट बन गए, भारतीय भाषाओं के विभागाध्यक्ष बन गए और उनके कुशल नेतृत्व में चेकोस्लोवाकिया के अनेकानेक छात्र हिंदी में शोध कार्य कर रहे थे। 30 की सूची तो मेरे पास थी, जो 30 चेकोस्लोवाकिया के छात्र उनके नेतृत्व में शोध कार्य कर रहे थे। कोई तुलसी पर शोध कर रहा था, कोई मीरा पर शोध कर रहा था, कोई सूरदास पर शोध कर रहा था। तो वे सर स्मैकल ओदोलिन 1983 में भारतवर्ष में तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए। आपको मालूम ही होगा कि 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसके समापन समारोह की अध्यक्षता महादेवी वर्मा जी ने की थी। तो अपना भाषण देते हुए उन्होंने, सर स्मैकल ओदोलिन ने कहा कि मैं यह सोच करके भारत में आया था कि यहां से लौटने के पश्चात अपने देश में हिंदी का प्रचार प्रसार करूंगा, लेकिन यहां आकर के यहां की स्थिति देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अपने देश में हिंदी का प्रचार प्रसार करने से पूर्व मुझे इस भारतवर्ष में हिंदी का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। कितनी लज्जा की बात है। पोलैंड के एक व्यक्ति थे, क्शिस्तोफ ब्रवस्की, बहुत अच्छे हिंदी के विद्वान थे। मैं उनसे पीटीआई बिल्डिंग में भाषा पत्रिका के कार्यालय में संसद मार्ग पर मिला। बाद में वो भारत में पोलैंड के राजदूत भी बन गए थे। हिंदी के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर मारिया बराइट हिंदी के बहुत उच्च कोटि की विदुषी थी। तो क्या था, उनके मन में एक चाहत थी, एक दिली ख्वाहिश थी हिंदी में निष्णात होने की, जो हमारे मन में नहीं है, हमारी दिली ख्वाहिश नहीं है। हम ये माने बैठे हैं कि अंग्रेजी का प्रयोग करके हम विद्वान कहलाएंगे, हम संभ्रांत कहलाएंगे, हम कुलीन कहलाएंगे। ये सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी है। किराए की अंग्रेजी का प्रयोग करके कोई भी विद्वान नहीं बना, कोई भी संभ्रांत नहीं बना, कोई भी कुलीन नहीं बना। आप देखिए कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा तो हिंदी होगी ही, लेकिन उसमें एक उपनियम जड़ दिया गया कि जब तक हिंदी का विकास नहीं हो जाता तब तक सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा, और वह प्रयोग आज तक जारी है। अब कितनी विडंबना है, सरकारी कामकाज में प्रयोग हम अंग्रेजी का कर रहे हैं और विकास हिंदी का चाहते हैं। विकास हम हिंदी का करना चाहते हैं, प्रयोग अंग्रेजी का कर रहे हैं। वही बात हो गई कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से कहता है कि मां मैं तरणताल में उतरूंगा, मैं स्विमिंग पूल में उतरूंगा। मां कहती है बेटे नहीं, मैं तुझे तब तक स्विमिंग पूल में उतरने की अनुमति नहीं दूंगी जब तक तुझे तैरना नहीं आ जाता, क्योंकि स्विमिंग पूल में डूबने का खतरा है। जिस दिन तुझे तैरना आ जाएगा मैं उस दिन तुझे स्विमिंग पूल में उतरने की अनुमति प्रदान करूंगी। अब उस मां से कोई पूछे कि तैरना क्या हवा में सीखा जाता है? तैरने के लिए तो स्विमिंग पूल में उतरना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से तैरना सीखने के लिए स्विमिंग पूल में उतरना नितांत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी के विकास के लिए हिंदी में काम करना नितांत आवश्यक है। ये तो बड़ी साधारण सी भाषा है, बड़ी साधारण सी बात है कि आप जिसका विकास चाहते हैं उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जिसका आप प्रयोग करेंगे
वही विकसित होगी, और जिसका प्रयोग नहीं करेंगे वो अविकसित हो जाएगी। आपके पास एक साइकिल है, आप उसका प्रयोग करते हैं, उसको चलाते हैं, तो वो चलती रहेगी। और यदि आपने उसको घर पे एक कोने में खड़ा कर दिया और बाइक चलानी शुरू कर दी, तो वो बिल्कुल नई साइकिल कुछ समय के पश्चात जंग खा जाएगी, जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, उसके टायरों की हवा निकल जाएगी, आप उसको चला भी नहीं पाएंगे। और यही स्थिति हिंदी की हो रही है। हिंदी क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि हमने उसको एक कोने में रख दिया है। प्रयोग हम अंग्रेजी का कर रहे हैं, विकास हम हिंदी का चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जिस दिन हिंदी का विकास हो जाएगा उस दिन हम इसको सरकारी कामकाज की भाषा बनाएंगे। वाह, वो एक बात कहते हैं कि भिश्ती राजा राम को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। किस दिन बनाया जाएगा? जिस दिन उसमें त्रेता के राम की तरह शिव जी का धनुष तोड़ने का सामर्थ्य आ जाएगा। जिस दिन 20 भुजा वाले रावण को एक ही बाण में मारने का उसमें सामर्थ्य आ जाएगा। जिस दिन पिता के कहने पर राजपाट परित्याग करने का उसमें सामर्थ्य आ जाएगा। जिस दिन शूर्पणखा की नाक काटने का उसमें सामर्थ्य आ जाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भिश्ती राजा राम भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि न उसमें ये 4 गुण आए और ना वो राजा बने, ना नौमन टेल हो, ना राधा नाचे। तो यही काम हम हिंदी के लिए कर रहे हैं कि हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रस्थापित किया जाएगा। कब? जब हिंदी में अंग्रेजी का स्थान लेने का सामर्थ्य आ जाएगा। वाह, प्रयोग अंग्रेजी का कर रहे हैं, समर्थवान हम हिंदी को बनाना चाह रहे हैं। हिंदी ऐसे समर्थवान बन जाएगी क्या? हिंदी जन जन की भाषा है, और यह जन जन की भाषा जो है ये देश की आंचलिक भाषाओं की, देश की प्रांतीय भाषाओं की, देश की क्षेत्रीय भाषाओं की बड़ी बहन है। देश की प्रांतीय भाषाएं, देश की आंचलिक भाषाएं, देश की क्षेत्रीय भाषाएं इसकी छोटी बहनें हैं। हिंदी का इनसे विरोध नहीं है। बड़ी बहन का छोटी बहनों से क्या दुश्मनी होगी, क्या विरोध होगा? हिंदी तो अपनी इन सब छोटी बहनों को प्यार करती है, इनका विकास चाहती है, इनको प्रफुल्लित होते हुए देखना चाहती है, इनको प्रचारित और प्रसारित होते हुए देखना चाहती है। और मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार प्रसार में ही देश की प्रांतीय भाषाओं का, देश की आंचलिक भाषाओं का, देश की ग्रामीण भाषाओं का विकास निहित है। हिंदी विकसित होगी तो देश की प्रांतीय भाषाएं, देश की आंचलिक भाषाएं, देश की क्षेत्रीय भाषाएं भी विकसित होंगी। और ये जो प्रांतीय भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो आंचलिक भाषाएं हैं, इन आंचलिक भाषाओं के भाषी, इनके जानकार, इन भाषाओं को बोलने वाले हिंदी को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, बड़ी अच्छी तरह से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप देखें, कुछ वर्ष पूर्व जब क्रिकेट मैचों की सीरीज हुआ करती थी, 5 दिन की, 7 दिन की क्रिकेट की श्रृंखलाएं हुआ करती थी, 3 मैचों की श्रृंखला, 5 मैचों की श्रृंखला, 7 मैचों की श्रृंखला, और विदेशी टीमें 1-1, 2-2 माह के लिए भारतवर्ष में आया करती थी, और भारत की टीम 1-1, 2-2 माह के लिए विदेश में जाया करती थी। तो उस समय इन क्रिकेट के टेस्ट मैचेस का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाता था आकाशवाणी से। हिंदी में यह
आंखों देखा हाल प्रसारित होता था और प्रत्येक भारतवासी बड़े चाव से उसको सुनता था, चाहे वो बंगाल का निवासी हो, चाहे वो केरल का निवासी हो, चाहे वो सिक्किम का निवासी हो, चाहे वो असम का निवासी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का निवासी हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का निवासी हो, चाहे वो तेलंगाना का निवासी हो, चाहे वो तमिलनाडु का निवासी हो, सब बड़े चाव से सुनते थे। कारण कि वो हिंदी समझ सकते हैं। और मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूं कि हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी को जन जन की भाषा बनाने में क्रिकेट के कमेंटेटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने हिंदी को जन जन की भाषा बना दिया है, जन जन ने इसे स्वीकार किया है। विशेष रूप में मैं इस विषय में स्वर्गीय जसदेव सिंह का नाम कहना चाहूंगा। जसदेव सिंह हिंदी के एक ऐसे कमेंटेटर हुए जिन्होंने हिंदी को जनमानस का कंठकार बना दिया। भूले नहीं होंगे आप लोग, अभी 27 अगस्त को मैंने YouTube पर एक वीडियो डाली थी। 27 अगस्त को पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश जी की पुण्यतिथि थी। उस दिन भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि ग्रामीण अंचलों तक, गांव की झोपड़ियों तक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि संत प्रवर, संत चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी की हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति रामचरितमानस को जन जन तक, गांव के अंचलों तक, ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। मैंने बड़े विस्तार से चर्चा की थी। 27 अगस्त की वह वीडियो YouTube पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। और इसी क्रम में मैंने 3 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा को, जिस दिन हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की 134वीं जन्म जयंती थी, उस दिन मैंने आपसे निवेदन किया था कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली को जन जन तक पहुंचा दिया। कि खड़ी बोली का जो काव्य है वो हिंदी के बड़े सशक्त हस्ताक्षर थे। हिंदी को जन जन तक मैथिली शरण गुप्त जी ने पहुंचाया अपने खड़ी बोली काव्य के माध्यम से। वे खड़ी बोली काव्य के जनक थे, जन्मदाता थे। इसका भी मैंने विस्तार से उल्लेख अपनी उस 27 अगस्त की वीडियो में किया है, जो YouTube पर उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज मुझे इतना निवेदन करना है कि हिंदी जन जन की भाषा है और जनता की भाषा से ही जनता से जुड़ा जा सकता है। पड़ोस की किराए की भाषा से जनता से नहीं जुड़ा जा सकता। और आज यही कुछ हो रहा है। जनता भाषा जानती है हिंदी, और हमारे कोर्ट कचहरी में जो वकील खड़े हुए बहस कर रहे हैं वो अंग्रेजी भाषा में बात कर रहे हैं। एक आदमी के जीवन और मृत्यु का फैसला होने जा रहा है कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा या जीवन कारावास दिया जाएगा या वो बरी होगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसके वकील क्या बोल रहे हैं। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो ऐसी भाषा में बोल रहे हैं जिसको ना सुन सकता है, ना समझ सकता है, ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है। वकील जो बोल दे, उसका भाग्य विधाता उसका वकील है। वो मेरे बारे में गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, जो तथ्य हैं उनका वास्तविक प्रस्तुतिकरण कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, वो जनमानस को पता ही नहीं है। क्योंकि जो कोर्ट के अंदर बहस हो रही है वो जनमानस की भाषा में नहीं हो रही है, और इसके बाद जो निर्णय लिखा जाएगा वो भी जनमानस की भाषा में नहीं लिखा जाएगा। एक व्यक्ति के लिए निर्णय उस भाषा में लिखा जाएगा जिसको वह न लिख सकता है, न पढ़ सकता है, न समझ सकता है, न सुन सकता है।
उसे क्या पता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। और देश अधोगति के कगार पर इसलिए जा रहा है कि हमने जनता जनार्दन से जुड़ने के लिए जनता जनार्दन की भाषा को अंगीकार नहीं किया अभी तक। हमने फिरंगियों की भाषा को अंगीकार किया। उसके पीछे निहित स्वार्थ थे पुरानी सरकारों के। 70 वर्ष तक जो सरकारें रही, उनके जो प्रधानमंत्री थे बहुधा या अन्य अन्य मंत्री थे, वो सब विदेशों में पढ़े लिखे थे, इंग्लैंड में पढ़े थे, अंग्रेजी में पढ़े थे। तो उनको भ्रांति ये हो गई थी कि विश्व से जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा में ही जुड़ा जा सकता है, अंग्रेजी ही सक्षम भाषा है, अंग्रेजी ही विकसित भाषा है। यदि हमें विज्ञान में, हमें कंप्यूटर में, हमें साइंस में, हमें मेडिसिन में उन्नति करनी है तो हमें अंग्रेजी भाषा का ही सहारा लेना होगा। ये उनका बहुत बड़ा भ्रम था या सोची समझी साजिश थी। अब वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे वैज्ञानिक भाषा यदि कोई है तो वो संस्कृत है। कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे प्रमाणिक और सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है। यह विदेशी वैज्ञानिकों ने, उन वैज्ञानिकों ने जो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि कंप्यूटर के लिए विश्व की सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत है। लेकिन संस्कृत को तो हमने उठा करके ठंडे बस्ते में रख दिया। उसकी बेटी हिंदी को भी हमने ठंडे बस्ते में रख दिया और उसके पीछे निहित स्वार्थ थे। निहित स्वार्थ ये थे कि यदि हमने संस्कृत का प्रचार प्रसार किया, हिंदी का प्रचार प्रसार किया, तो ये भारतीय अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, वेद को पढ़ेंगे, वेदांत को पढ़ेंगे, भारतीय शास्त्रों को पढ़ेंगे। और वो तो चाहते थे कि हम अंग्रेजी शास्त्रों को पढ़ें। वो हमें भारतीय बनाना ही नहीं चाहते थे, हमें भारतीय देखना ही नहीं चाहते थे। वे तो चाहते थे कि हम अंग्रेजों का अंधा अनुकरण करें। और एक उनकी सोची समझी एक साजिश थी कि धीरे 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 सारे भारतवर्ष को ईसाईयत में रंग दिया जाए, पूरे भारतवर्ष को ईसाई बना दिया जाए। और यह हो जाता यदि भारतवर्ष में सत्ता परिवर्तन नहीं होता। अब एक ऐसी सरकार आई है जो भारतीयों की भाषा में बात करती है। अब आप देखते हैं कि आज संसद के अंदर 95% कार्यवाही हिंदी भाषा में होती है, 5% कार्यवाही अंग्रेजी में केवल वो लोग करते हैं जो दक्षिण भारत के हैं, जो उनके लिए हिंदी में बोलना कठिन है। वरना एक स्थिति ऐसी थी कि संसद की 98% कार्यवाही अंग्रेजी में हुआ करती थी। तो कितना बड़ा परिवर्तन आया है। अब परिवर्तन आएंगे, हिंदी जन जन की भाषा बनेगी। हम अपने वेदांत से जुड़ेंगे। और उसके लिए अभी भारत सरकार ने अपने नई शिक्षा नीति भी घोषित की है। नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को, संस्कृत को, राष्ट्रभाषा हिंदी को समुचित स्थान दिया गया है। आप देखेंगे कि अब संस्कृत का, हिंदी का, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास बहुत द्रुत गति से होगा। और मेरी तो हार्दिक इच्छा ये है कि संस्कृत और हिंदी ये कम से कम बीए स्तर तक, यानी ग्रेजुएशन स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। भारत सरकार का त्रिभाषा फार्मूला होना चाहिए। संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा
और अपनी क्षेत्रीय भाषा, जिस भी क्षेत्र से हैं, आप बंगाल से हैं तो बंगाली, असम से हैं तो असमिया, तमिलनाडु से हैं तो तमिल, इन 3 भाषाओं का आपको ग्रेजुएशन लेवल तक अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। ऐसा प्रावधान होना चाहिए। हमारे जितने शास्त्र हैं वे या तो संस्कृत में लिखे गए हैं, या हिंदी में लिखे गए हैं, या हमारी आंचलिक भाषाओं में लिखे गए हैं। और ये जो दिव्याति दिव्य ग्रंथ हैं, ये दिव्याति दिव्य चेतनाओं ने लिखे हैं। इनमें बड़े गूढ़ रहस्य भरे हैं, और उन रहस्यों को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उन पर शोध करने के लिए, उन पर चिंतन करने के लिए, उन पर मनन करने के लिए, उनका अनुशीलन करने के लिए इन भाषाओं का कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक ज्ञान होना अनिवार्य है। तब हम अपने शास्त्रों को समझ पाएंगे। अंग्रेजी तो यहां अनिवार्य है, और हमारी संस्कृत जो देव भाषा है, जो देववाणी है, वो न ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, न अनिवार्य के विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। कितनी विडंबना है। हमारे शास्त्र तो लिखे गए हैं संस्कृत में, और हम पढ़ते हैं अंग्रेजी। आप देख लें, हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनको अरबी और उर्दू का ज्ञान अनिवार्य रूप से करवाया जाता है, क्योंकि इनका कुरान शरीफ अरबी भाषा में लिखा गया है। तो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए अरबी भाषा का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। आप किसी मदरसे में चले जाएं, किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले जाएं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, हमदर्द यूनिवर्सिटी हो, अन्य अन्य यूनिवर्सिटी हो, इनमें अरबी भाषा का और उर्दू भाषा का पठन पाठन अनिवार्य है। कारण कि इन्होंने अपने शास्त्र अपनी भाषा में पढ़ने हैं। आप विदेश में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, उनका बाइबल पढ़ने के लिए आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। वहां अंग्रेजी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे सारे शास्त्र, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे चारों वेद हो, चाहे 18 पुराण हो, चाहे समस्त उपनिषद हो, सब संस्कृत में लिखे गए हैं। और हमें संस्कृत का क भी नहीं आता है, हमें संस्कृत का अल्प ज्ञान भी नहीं है। तो हम अपने शास्त्रों को कैसे पढ़ेंगे? जब अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने अध्यात्म से कैसे जुड़ेंगे? इसके लिए नितांत आवश्यक है कि संस्कृत का, हिंदी का और प्रांतीय भाषा का, अपनी अपनी प्रांतीय भाषा का ज्ञान बीए स्तर तक, ग्रेजुएशन स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में दिया जाना चाहिए। तब हम अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगे, हम अपने अध्यात्म से जुड़ पाएंगे, अपनी संस्कृति से जुड़ पाएंगे। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे को कानून की प्रतीक्षा नहीं करनी है, संवैधानिक व्यवस्था की कोई प्रतीक्षा नहीं करनी। संवैधानिक व्यवस्था तो है ही, कानून भी है, लेकिन हम में जुनून नहीं है। जिस दिन हम दिल से यह निर्णय ले लेंगे कि हमने अपना दैनिक कार्य, चाहे वो सरकारी कार्य हो, चाहे घरेलू कार्य हो, राष्ट्रभाषा हिंदी में करेंगे, उस दिन हिंदी का विकास होते देर नहीं लगेगी। हिंदी का विकास, और मैं तो आपको कहना ये चाहता हूं, आप छोटी सी एक उदाहरण और सुन लें। आपने क्रिकेट के खिलाड़ी सलीम दुरानी जी का नाम अवश्य सुना होगा। बड़े अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे, बड़े अच्छे बैट्समैन थे, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे। वास्तव में ये बाएं हाथ के बल्लेबाज नहीं थे, ये दाएं हाथ के ही थे। इनके पिताजी
जानते थे कि जो बाएं हाथ का बल्लेबाज होता है वो बॉलर को, गेंदबाज को बड़ा परेशान कर सकता है। तो इनके पिताजी इनका दायां हाथ पीछे से बांध देते थे और बाएं हाथ से बल्लेबाजी का अभ्यास करवाते थे, और यह क्रम कई वर्षों तक चला। और वो सलीम दुरानी जो दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, वो बाएं हाथ के विश्वविख्यात बल्लेबाज बन गए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि जब हम उनके मैच देखा करते थे, जिस ओर से आवाज आती थी कि छक्का इधर इधर इस स्टैंड की तरफ आए, सलीम दुरानी का छक्का उधर ही जाता था। मान लो पूर्व के स्टैंड से आवाज आई कि छक्का छक्का, तो सलीम दुरानी का छक्का पूर्व की तरफ जाएगा। पश्चिम से आवाज आई तो पश्चिम की तरफ जाएगा, उत्तर से आवाज आई तो उत्तर की तरफ जाएगा, और दक्षिण से आवाज आई तो दक्षिण के स्टैंड की तरफ जाएगा। कारण कि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, उन्होंने बाएं हाथ से अभ्यास किया था। वास्तव में तो वो दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास कर दिया बाएं हाथ का। तो हमारे पास भी दो हाथ हैं, एक अंग्रेजी का हाथ है, एक हिंदी का हाथ है। हम अंग्रेजी के हाथ को पीछे से बांध दें और हिंदी के हाथ से अभ्यास करें तो हमारा हिंदी का हाथ विकसित हो जाएगा और अंग्रेजी का हाथ जो है वो पंगु हो जाएगा, उसे लकवा मार जाएगा। और मैं ये चाहता यही हूं कि हमारे अंग्रेजी के हाथ को लकवा मार जाए और हिंदी का हाथ विकसित हो जाए। तो हिंदी के हाथ को विकसित करना हमारे हाथ में है। जिस दिन हम हिंदी में कामकाज करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा हिंदी का हाथ खुल जाएगा। हम काम अंग्रेजी के हाथ से कर रहे हैं और विकास हिंदी के हाथ का चाह रहे हैं, यह संभव नहीं है। तो हमें सरकार की ओर नहीं ताकना है कि सरकार कुछ करेगी, हमें खुद करना है और पहल हमने ही करनी है। प्रत्येक व्यक्ति यह प्रण कर ले कि पहल मुझसे ही होगी, मैं ही पहला व्यक्ति होऊंगा। और हम बड़ा गर्व लेंगे कि सबसे पहले मैंने अपने ऑफिस में हिंदी में टीप लिखी थी। तो ऐसी पहल करो ना, हिंदी को जन जन की भाषा बनाओ, केवल सरकारी कामकाज की भाषा मत बनाओ। हिंदी केवल सरकारी कामकाज की भाषा नहीं है, हिंदी जन जन की भाषा है। ग्राम ग्राम तक पहुंचाओ इसको। और वह दायित्व सरकार का नहीं है, हमारा है, प्रति भारतीय नागरिक का है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निर्णय करे कि मैं स्वयं हिंदी का प्रयोग करूंगा और दूसरों को हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करूंगा। कोई मेरी हंसी उड़ाता है, उड़ाता रहे, मैं अपनी मातृभाषा में काम कर रहा हूं। और मातृभाषा में काम करना गिलानी की बात नहीं है, गर्व की बात है। मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि मैं अपनी मातृभाषा में काम कर रहा हूं। तो जिस दिन हमारे अंतःकरण में यह भाव उदय हो जाएगा, उस दिन हिंदी अपने वास्तविक पद पर पदासीन हो जाएगी, हिंदी जन जन की भाषा बन जाएगी। और हम बड़े गर्व से कहेंगे कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान, जय हिंदी।